हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास। मैं उज्जैन धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ पीडियाट्रिक्स में। आज का चर्चा का विषय रखा है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बेबी की किस तरह होती है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दो शब्द शुरू से हमने सुने हैं। भौतिक रूप से जो शरीर की वृद्धि होती है, मतलब सेल्स के लेवल पे, एनाटॉमी के लेवल पे जो शरीर बढ़ता है, उसको फिजिकल ग्रोथ कहा जाता है। और जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें फाइन जो फंक्शनल डेवलपमेंट, एक्चुअली जो फंक्शनल डेवलपमेंट होता है वो विकास कहा जाता है। तो शरीर का बढ़ना और धीरे धीरे उसका विकसित होना, ये वृद्धि और विकास नाम से हम जानते हैं। और इनके माइलस्टोन्स हम पढ़ते हैं। जैसे मील का पत्थर हमें ये बताता है कि हम कितनी यात्रा कर चुके हैं, आगे हमको कितना जाना है। ऐसी पहचान करने के लिए हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए भी कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं जिनको देखकर हम बेबी की ग्रोथ को पहचान कर सकते हैं। एक्चुअली इस सब का उपयोग जो है वो डायग्नोसिस में ज़रूरी है। बेबी की एज कितनी है, उसका डेवलपमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंग सही है, फिजिकल ग्रोथ कैसी है, मेंटल ग्रोथ कैसी है, और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना विकसित हुआ है, उसके एज ग्रुप में उसका जो स्टेटस है उसको समझने के लिए, ताकि हम उसके अनुसार डायग्नोसिस करके और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक मेंटल डेवलपमेंट, दूसरा इमोशनल डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट। जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी तीनों प्रकार की ये ग्रोथ होती हैं, तीनों प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। मानसिक रूप से जैसे उसके अंदर समझ विकसित होना, उसके अंदर नॉलेज आना, उसकी लर्निंग कैपेसिटी डेवलप होना, ये सब चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में हम भावनात्मक उसका विकास लेते हैं। जैसे गुस्सा है, एंगर है, सौरो है, या किसी उसमें परिस्थिति में डिस्टर्ब हो जाना है उसका, या एकदम से एग्रेसिव हो जाना है, तो खुश होना है, हैप्पी होना है, ये सारी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। सोशल डेवलपमेंट में उसका सबसे पहला जो डेवलपमेंट होता है सोशल स्माइल। किसी भी व्यक्ति को देख के बेबी मुस्कुराता है, और ये संयोग की बात ऐसी है कि ये केवल एकमात्र ईश्वर ने मनुष्य को ये चीज़ दी है, सोशल स्माइल। किसी भी इसी प्रकार ये बात कही जाती है कि मनुष्य को मुस्कुराना या हंसना जो गिफ्ट है, ये केवल मनुष्य को ईश्वर ने दी है। इसी तरह बच्चे को भी सोशल स्माइल, बिना किसी बात के मुस्कुराना, तो ये सबसे पहले माँ का जब फेस उसके सामने आता है तब वो मुस्कुराना सीखता है एट द एज ऑफ 3 मंथ्स। धीरे धीरे फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है कि जो 4 लोग सामने बैठे हुए हैं उनसे मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे अपना रिएक्शन उसका रहना है। ये सब चीज़ें सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये तीनों मिलके चाइल्ड का डेवलपमेंट करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये बड़ी अर्ली एज में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 5 साल की आयु तक मस्तिष्क का विकास होता है, और मस्तिष्क के विकास में या नर्वस सिस्टम के विकास में, नर्व्स के डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे 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 विकसित होने लगती हैं। इसलिए शुरुआत का जो समय है वो बड़े ही प्रेम से बच्चे के साथ डील होना चाहिए। जो प्रायः देखा जाता है सोसाइटी में कि बच्चे को डांटना है, या उसको कभी कभी हम ईर्ष्या का भाव हम खुद ही देते हैं,
या जबरन कभी गुस्सा होते हैं, या उसके जो खुश होने की बातें हैं उन पे हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इससे फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होने के कारण पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। इसलिए इन तीनों ही विकासों का ध्यान रखते हुए हमको डील करने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद की अगर हम चर्चा करें तो आयुर्वेद में आचार्य चरक ने वृद्धि और विकास दोनों का वर्णन किया है और बड़ा संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन मूल रूप से जो बातें आचार्य चरक ने कही हैं वो निश्चित रूप से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए एक मौलिक आधार तैयार करती हैं। और उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट हुआ, जो मेडिकल साइंस में जो भी एडवांसमेंट हुआ, उसके आधार पर उन्होंने एक एक चीज़ को क्लासिफाई करके और फिर डिस्क्राइब किया है कि इस विकास को हम कैसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग लाइंस पे उन्होंने सोचना शुरू किया। बच्चे का जो विकास है वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस, ये सब बातें आती हैं और इसके बाद जस्ट उससे अटैच एडोलेसेंस एज भी उसी के आगे उसका कंटिन्यूएशन होता है। इसीलिए जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसको बहुत ही केयर की आवश्यकता होती है। और जो आज का वातावरण है, आज का जो परिवेश है, वो बच्चे के विकास में जल्दी उसको बढ़ने में मदद करता है। जैसे पुराने समय की जो बातें थीं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको चित्र के रूप में देखने को नहीं मिलती थी, तो चित्रों के माध्यम से बेबी जल्दी समझ सकता है, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से विकास में निश्चित रूप से थोड़ी सी तेज़ी आई है। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देख के समझने में जल्दी, जैसे वो पेरेंट्स को या अपने परिवार के सदस्यों को देख के बोलना सीखना, चलना सीखना, खेलना सीखना, हर चीज़ देख देख के ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, सीख सकता है। जो चीज़ें प्रभावित करती हैं उसमें जेनेटिक्स भी है और इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसकी जो केयर हुई है या उस समय जो परिस्थितियां रही हैं प्रीनेटल लाइफ में, वो भी निश्चित ही उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। कई बार हम ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जन्म के समय उसको वो परिस्थिति अच्छी नहीं मिली जिसके कारण वो ढंग से क्राई नहीं कर पाया, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वो सारे कारण भी होते हैं। माँ के खान पान, आहार विहार का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आयुर्वेद में तो षड भाव कहे, मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज, और ये इस तरह से जो 6 भाव बताए हैं, इन 6 भावों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। और उनके सकारात्मक जब वो परिस्थितियां रहती हैं तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उस बच्चे का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। क्लासिफिकेशन की दृष्टि से न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी दी गई है। नवजात अवस्था जो है वो 1 माह तक की होती है। न्यूबॉर्न एक्चुअली नियोनेट कहलाता है, अर्ली नियोनेट। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड अर्ली नियोनेट एंड लेटर 3 वीक्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लेट नियोनेट। तो 1 माह का जो पीरियड है वो नियोनेटल पीरियड हो गया। इसके बाद का जो टाइम है उसको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, 1 साल तक के बच्चे को, जिसको शिशु कहा जाता है। आयुर्वेद में उसको जातमात्र कहा गया है। नवजात को एक्चुअली नवजात मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है और जातमात्र शब्द हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि जिसका अभी हाल ही में जन्म हुआ है उसको जातमात्र कहा जाता है। इन्फेंट के लिए शिशु शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो छोटे बच्चे हैं उनको हम आयु के मान से 1 वर्ष तक के बच्चों को शिशु कहते हैं। 1 साल से 3 साल तक के बीच की जो आयु है जिसमें बच्चा चलना, बोलना, ये सब चीज़ें सीखता है, वो टोडलर कहलाता है। और इसके बाद देन प्री स्कूल, देन स्कूल गोइंग एज, और इसके बाद एडोलेसेंट एज आती है।
तो जिसको हम टीन एज कहते हैं, जिसमें टीन आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 13 से लेकर 19 तक की जो एज है इसको किशोर अवस्था के नाम से संबोधित करते हैं। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट को समझने की हम कोशिश करते हैं, तो इसमें पहला जो डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ज्ञानार्जन वाला जो विकास है, जिसमें लर्निंग कैपेसिटी डेवलप होती है बेबी की, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो उसकी क्षमता है वो भी इस समय डेवलप होती है। तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जो बेसिक चीज़ उसके ब्रेन का मतलब विकास ठीक हुआ है, तो उसके आधार पर जो उसका परसेप्शन है वो कैसा है और उसको कैसे वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी कि इमोशनल डेवलपमेंट टोटली भावनात्मक होता है। भावनात्मक में जो भी इमोशंस हैं, एंगर है, सॉरो है, ग्रीफ है, या जैसे पछताना या रोना है, खुश होना है, ये सारी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। सोशल डेवलपमेंट में उसकी सोशल बॉन्डिंग है, किसके साथ उसको कैसा व्यवहार करना है, किस वातावरण में उसको कैसा रिएक्ट करना है, या मुस्कुराना है, गुस्सा होना है, फ्रेंडशिप करना है, ये बातें जो हैं ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। कई बच्चों में जिनमें बोलने की दिक्कत आती है, उनमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनको बोलने का एक अच्छा वातावरण अगर घर में नहीं रहेगा, बच्चे को ज़्यादा डराया जाएगा, तो उसमें ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। हालांकि ब्रेन की डेवलपमेंट से ये सब कुछ हायर फंक्शंस से रिलेटेड है। ये तुतलाना है या स्टैमरिंग है, हकलाना है, स्पीच वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बच्चों को मिलती हैं। आर्टिकुलेशन डिफेक्ट होते हैं कई सारे, डेवलपमेंट की कमी के कारण बोन्स जो है वो प्रॉपर आर्टिकुलेट नहीं हो पाई, तो जो लैरेंजियल एपरेटस है उसकी फंक्शनिंग, वोकल कार्ड्स की फंक्शनिंग सब गड़बड़ हो जाती है। इस कारण से स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी इसमें बड़े मायने रखता है। एक एक शब्द, भाषा, इन सब का बड़ा महत्व है। जो हिंदी में हम देवनागरी पढ़ते हैं उसका तो एक एक शब्द का जो विकास हुआ है अ इ ई उ करके, और आगे जो कंसोनेंट्स हैं इनके सब के उच्चारण का जो तरीका है वो भी, जैसे क वर्ग के बाद में फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है, ओंठों का प्रयोग है, तालु का प्रयोग है, दांतों का प्रयोग है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है ये हिंदी, संस्कृत की ग्रामर में। इंग्लिश में शायद ऐसा अभी सुनने को मुझे नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको समझ के बेबी जिस क्रम से सीखता है उसमें एक शब्द कहा जाता है ग्रीफ, GRIEF। ये 4 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं कि जो देर में सीखता है। जैसे हिंदी में ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ण, ये ज़्यादा देर में उसको समझ में आ पाते हैं, याद कर पाता है। फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट, इसमें छोटी छोटी जो मांसपेशियों के फंक्शंस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। हैंड्स और फिंगर्स के प्रयोग की बात है, हथेली और उंगलियों का प्रयोग है, किसी चीज़ को पिकअप करना है, छोटी चीज़ को उठाना है, इंडेक्स और थंब का प्रयोग है, या चम्मच को पकड़ना है, चम्मच से खाने का जो प्रयोग है ये हुआ, किसी बुक के पेजेस को पलटना है, या किसी पेंसिल से या क्रेयॉन से कागज़ पे कुछ ड्रॉ करना है। ये चीज़ें सारी की सारी जो हाथों की कला एक तरह से हम कह सकते हैं, ये फाइन मोटर के अंतर्गत आती हैं। ग्रॉस मोटर के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखें तो ग्रॉस मोटर शरीर के ऊपर नियंत्रण, मतलब जो बड़ी बड़ी शरीर की मसल्स हैं या जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, हाथ पैर
बॉडी का जो पूरा एक मेजर जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो कमांड है वो ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे 6 महीने में बेबी बैठना सीखता है, फिर 9-10 महीने से खड़ा होना पकड़ के विद सपोर्ट, फिर 1 साल के ऊपर वो विदाउट सपोर्ट चलना सीखता है, फिर सीढ़ी चढ़ना सीखता है या दौड़ना सीखता है, उल्टा चलना सीखता है। ये सारे डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें उसके डेवलपमेंट की एक जर्नी बताई गई है। इसमें क्रमशः 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर, फिर 2 साल के अंदर और मतलब 6-6 महीने का पार्ट करते हुए उसमें जो मुख्य घटनाएं हैं उन माइलस्टोन्स को इसमें बताया गया है। हालांकि बहुत अपडेट नहीं है ये चार्ट, लेकिन एक बेसिक चीज़ समझने के हिसाब से पर्याप्त है, तो इस पे एक निगाह आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट पे हम अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहली वॉइस जो बेबी के मुंह से निकलती है वो क्राई कहलाती है। एक कहावत है कि मनुष्य जन्म के समय रोता है और फिर जीवन भर रोता रहता है, क्योंकि क्राई जब लंग्स में हवा पहुंचती है, ऑक्सीजन इनहेल करता है, उसके बाद लैरेंजियल एपरेटस से फर्स्ट टाइम जो एयर बाहर आती है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्राई कहते हैं। तो ये शुरुआत वाली जो क्राई है ये लगातार क्राई बनी रहती है, और क्राई यहाँ पर उसके लिए एक वरदान है, क्योंकि नवजात शिशु जब रोता है तो कहते हैं कि डॉक्टर हंसता है, पीडियाट्रिशियन हंसता है, और अगर शिशु नहीं रोता है तो डॉक्टर रोता है। मतलब ये है कि एक ये जीवन का एक संकेत है कि उसका रोना अनिवार्य है, उसको रोना चाहिए, तो उसको रुलाने के लिए फिर प्रयास किए जाते हैं। तो फर्स्ट साउंड जो होती है वो क्राई होती है। इसके बाद धीरे धीरे तीसरे महीने तक आते आते उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, कूइंग कहते हैं उसको, कूइंग, ऊ करके कुछ इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में बड़ा एंजॉय करता है बेबी, या पेरेंट्स के साथ भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो ऊ करके उसको सपोर्ट जो हम रहते हैं तो वो कूइंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद फिर गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद फिर ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके बाद फिर बेबलिंग साउंड कहलाती है। जो फिर असली ध्वनि होती है उसको बेबलिंग साउंड कहते हैं। बच्चे के द्वारा निकाली जाने वाली जो साउंड है उसको बेबलिंग साउंड कहते हैं। बुदबुदाहट टाइप की जो आवाज़ है उसको। 9 मंथ की एज में इमिटेशन होता है, मिमिक्री करता है, किसी भी आवाज़ की नकल करता है बेबी, और इस एज में उसको बोल के वो शब्द जो भी उसके पेरेंट्स के द्वारा या जो भी सामने उसके है वो रिपीट करने में उसको इंटरेस्ट आता है, और धीरे धीरे करके उसको रिपीट करना सीखता है, और इस तरह उसकी वोकेबुलरी रिच होने लगती है। 8 मंथ के आसपास उसका पहला शब्द निकलता है, और जो शब्द होते हैं वो भी प्रायः पहले एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले होते हैं। उसकी अपना जर्गन होता है, उसका अपना बोलने का एक ढंग होता है, और माँ शब्द जो है वो पहला निकलता है। इसीलिए संभवतः जन्मदात्री को माँ कहा गया है संबोधन शिशु के द्वारा। माँ और फिर मामा, दो बार फिर उसको प्रोनाउंस करता है, तब फिर वो मामा हो जाता है। इसी तरह सेम जो अल्फ़ाबेट्स हैं, मामा, पापा, दादा, चाचा, दीदी, देदे, ऐसे शब्द बोलते बोलते और फिर दूसरे अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइंट करके बोलना सीखता है। फिर नाउन्स सीखता है। नाउन्स को पहले बोलना सीखता है पापा, बाजार, उसको जोड़ना नहीं आता है, उसके जो कंजंक्शंस हैं उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, या वर्ब्स का प्रयोग नहीं कर पाता है। पापा बाजार गए या पापा ऑफिस गए बोलना बाद में सीखेगा, तो वर्ब्स का प्रयोग और लेट होता है। फिर जो एडवर्ब्स हैं उनका प्रयोग और लेट सीखता है, एडजेक्टिव्स का प्रयोग और लेट सीखता है। तो जो हिंदी या संस्कृत व्याकरण है
बार बार मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना साइंटिफिक है लैंग्वेज हमारी कि इसमें इन सब चीज़ों को उसी क्रम से आगे आगे बढ़ाया जाता है। जो ग्रामर का जो कॉम्प्लिकेटेड वाला जो पार्ट है वो सब लेटर एज में आता है। 10 वर्ड्स वोकेबलरी हो जाती है उसकी 13 टू 19 मंथ के अंतर्गत, मतलब लगभग करीब करीब 1.5 साल के आसपास 10 शब्द की उसकी वोकेबलरी होती है और 50 शब्द के करीब 2 साल की एज में वो सीख लेता है। बड़े मतलब उन्हीं शब्दों के माध्यम से अपनी बात अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। कुछ उसकी अपनी शब्दावली हो जाती है खाने के लिए, जैसे रोटी नहीं बोल पा रहा है तो वो अत्ती आटा या मम पानी पीने के लिए, तो इस प्रकार की कुछ खुद उसकी शब्दावली बन जाती हैं। वो अपनी संकेत के माध्यम से वो बताने लगता है और सिंगल वर्ड्स स्टेज, फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस भी यहाँ पर बोलना शुरू कर देता है। कुछ आर्टिकल्स का भी प्रयोग शुरू हो जाते हैं इसके बाद 2 साल तक आते आते। और कई चीज़ें वो प्रेजेंट टेंस में ही पहले बोलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे फिर उसको टेंसेस का ज्ञान होता है तो फिर वो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी बात करता है। फिर वो अपनी कुछ काल्पनिक शक्ति के माध्यम से फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, मैं फिर ऐसा करूंगा, मैं बनूंगा, फलाना करूंगा, तो वो ग्रेजुअली डेवलपमेंट उसके फिर होने लगते हैं। और शब्दों के बारे में जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो लेटर एज में उसको बोल पाने में आसानी होती है। और जिन बच्चों को बोलने की जो स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ख़ास तौर से उन्हीं शब्दों पे, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स में दिक्कत आती है, तो उनकी प्रैक्टिस करा के हम बेबी को विकसित कर सकते हैं। डेली जो प्रैक्टिस है स्पीच थेरेपी में इसी प्रकार की बातें सब समझाई जाती हैं। जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो समझा के उसको सिखाया जाता है। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट्स में जो हमारी छोटी छोटी मसल्स, उंगलियों और हाथों के माध्यम से जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें 2 to 6 मंथ के अंतर्गत, जैसे किसी रटल को, किसी क्यूब को पकड़ना, उसको होल्ड करना, बॉटल को पकड़ना, कपड़े को खींचना और किसी ऑब्जेक्ट के पास उसको पकड़ के अपने मुंह तक लाना, ये चीज़ें 2 to 6 मंथ के माइलस्टोन में आती हैं। 6 to 9 मंथ्स के माइलस्टोन में एक हाथ से दूसरे हाथ में उसका प्रयोग होता है। जो रिफ्लेक्स जो ग्रेस्पिंग है, एक यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी खुलासा करना चाहूँगा मैं। ग्रेस्पिंग के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो माइलस्टोन्स हैं, वो 3 भागों में मुख्य रूप से बांटे जाते हैं, जिसमें एक क्रूड टाइप की वो पकड़ होती है जिसको बोलते हैं हम बाइडेक्स्टस ग्रेस्प, मतलब दोनों हाथों से कोई चीज़ सबसे पहले पकड़ना सीखता है। एक हाथ से अगर पकड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो जाती है, तो दूसरे हाथ का भी सपोर्ट उसको लगता है। तो दोनों हाथों से पकड़ने वाली जो ग्रेस्पिंग है इसको बाइडेक्स्टस ग्रेस्प कहते हैं। शायद इस चार्ट में वो दी नहीं है। इसके बाद में फिर आता है पामर ग्रेस्प, एक हाथ से इंडिपेंडेंटली किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, जैसे हम चाबी पकड़ाते हैं या पेन उसको बेबी को देते हैं या सपोज़ मोबाइल पकड़ता है तो वो एक हाथ से पकड़ नहीं पाता, रोटेट हो जाता है, इसलिए उसको दूसरे हाथ के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये 5 मंथ का माइलस्टोन है कि जब क्रूड टाइप की जो ग्रेस्पिंग होती है वो बाइडेक्स्टस ग्रेस्प होती है। 7 मंथ में आते आते उसको पामर ग्रेस्प डेवलप हो जाती है, एक हाथ से, एक हथेली से उस चीज़ को पकड़ सकता है। और 9 मंथ में फिर उसको और परफेक्शन आ जाता है, फिंगर और थंब का प्रयोग करना शुरू कर देता है, जिसको यहाँ पे 15 to 18 मंथ के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन एक्चुअली ये पिंसर ग्रेस्प और पहले ही डेवलप हो चुका होता है, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ है। ये स्क्रिबलिंग, ड्रॉ, लाइन खींचना और क्यूब्स की टॉवर बनाना, सॉक्स को रिमूव करना, लगभग 1.5 साल तक आते आते मोजे निकाल देना। अक्सर हम देखते हैं बच्चे जो हैं वो एक पैर का दूसरे पैर में, दूसरे पैर का पहले पैर में मोजा पहना हुआ है, चप्पल भी ऐसी उल्टी सुल्टी पहने रहते हैं या उसको ठीक प्रकार से रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो ये धीरे धीरे सीखता है बेबी। और ड्रेस पहनना, 2 से 3 साल की एज में वो कपड़े पहनना
और कपड़े उतारना, ये भी धीरे धीरे सीखता है। इसी बीच में शू लेसेस बांधना भी उसको आने लगता है, जूते के बंद बांधना और एक एक पेज को पलटना। शुरुआत में जब हम उसके सामने कोई बुक रखते हैं तो वो एक साथ 8-8, 10-10 या 20-20 पेज पलटता है। एक एक पेज सिंगल सिंगल करके नहीं पलट सकता, लेकिन जब एज बड़ी होने लगती है तो 2 साल तक आते आते वो इसको पूरे परफेक्शन के साथ कर सकता है। फिर सीज़र से कुछ कटिंग अगर करना है तो वो एक लाइन में उसको काट सकता है, बटन लगा सकता है खुद की ड्रेस। इसीलिए वो इस एज में आते आते अपने शर्ट के बटन लगाना या खोलना ये सीख जाता है। इसके बाद की एज में फिर वो फाइन डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें हैं कि जिनको स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, एक सर्कल बनाना है, ये बड़ी एज में सीखता है। वैसे सबसे अर्ली लाइन बनाना सीखता है। लाइन बनाने के बाद में फिर एक सर्कल बनाना सीखता है। सर्कल के बाद फिर उसको ओवल शेप में लाना सीखता है। फिर देन क्वाड्रेंगल बनाना सीखता है। क्वाड्रेंगल के बाद में फिर ट्रायंगल सबसे लास्ट में सीखता है। उसमें थोड़ा सिमेट्री की कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये 3-4 साल की एज में आके ये सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं। और 6 साल की डेवलपमेंट में यहाँ पे दिखाया गया है कॉपीज़ ऑफ ए ट्रायंगल, कट्स ओवर सिंपल शेप्स, कॉपीज़, फर्स्ट नेम, खुद का नाम लिखना और वो पेस्ट करके चिपकाना, कलर करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ड्राइंग वगैरह भी सब सीखने लगता है। तो आजकल जो मॉडर्न पद्धति से जो बच्चों को पढ़ाया सिखाया जाता है, उनमें डेफिनेटली इन सब चीज़ों का, ये जो भी साइंस है हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट की, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन किया गया है और उन चीज़ों के माध्यम से बच्चों को जल्दी हम सिखाते हैं, जो कि शायद पहले नहीं होता था। आजकल के अच्छे स्कूलों में इन चीज़ों को बड़ा गौर किया जाता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में, जिसमें कि शरीर पे नियंत्रण, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, लार्ज मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट, बैठना, खड़े होना, चलना, ये सब चीज़ें हैं, इनको ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत लेते हैं। होल्ड्स हेड, 3 महीने की एज में नेक होल्डिंग आती है। नेक होल्डिंग ग्रॉस मोटर में सबसे अर्ली माइलस्टोन माना जाता है, जो कि 3 महीने में आता है और सबसे पहला साइन है जब बेबी मेंटल रिटार्डेशन वाला होता है या सेरिब्रल पाल्सी अगर किसी बेबी को है, तो वो अर्ली साइन के रूप में उसकी गर्दन 3 महीने में नहीं संभाल पाता है। तब हम उसको चेक करते हैं और उसके आधार पे और भी चीज़ों में जब कमी रहती है तो यहाँ से फिर डायग्नोसिस में हमको हेल्प मिलती है। रोल्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की तरफ बिस्तर पे रोल होना सीखता है, बैठना सीखता है थोड़े सपोर्ट के साथ आगे झुक के। 6 महीने का जो माइलस्टोन है, आप देखिए आयुर्वेद में भी उपवेशन संस्कार 6 माह की आयु में बताया गया है कि बच्चे को 6 महीने की आयु में शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुँह कर कर और उसको बैठने के लिए अभ्यास कराया जाए। तो 6 महीने का जो माइलस्टोन है वो सिटिंग विथ सपोर्ट है। इंडिपेंडेंट बैठना तो 8 महीने में आता है। तो 6 to 8 मंथ्स के बीच में और भी उसके कुछ डेवलपमेंट हैं कि कुछ चीज़ को पकड़ेंगे तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, किसी खिलौने को एक स्ट्रिंग के माध्यम से उल्टा लेके चलने की कोशिश करता है। देन 9 to 15 मंथ में स्टैंड्स अलोन वेल, वॉक्स विदाउट सपोर्ट, यहाँ फिर बिना सपोर्ट के चल सकता है। स्टूप्स टू पिक अप टॉयज और लुक बिटवीन लेग्स व्हेन स्टैंडिंग, वो तरह तरह के खेल यहाँ पे खेलना शुरू कर देता है। खिलौने के साथ में उछलना है, पीछे जाना है, आगे बढ़ना है, इस तरह की बातें। फिर इसके बाद स्टेयर्स को चढ़ना, क्लाइम्स स्टेप्स विद सपोर्ट, पकड़ पकड़ के सीढ़ी पे चढ़ना सीखता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब सीढ़ी पे चढ़ना बेबी सीखता है तो पहले एक सीढ़ी पे एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर भी उसी सीढ़ी पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करता है। फिर अगली सीढ़ी पे दोनों पैर एक एक करके रखेगा, फिर तीसरी सीढ़ी पे अगले उसमें दोनों पैर रखेगा।
तो स्टेप्स जो क्लाइंबिंग है वो भी ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है। फिर सिंगल एक सीढ़ी पे एक पैर रख के चल सकता है। तो ये करीब वही 1.5 साल से ऊपर का डेवलपमेंट है। उल्टा चलना, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, ट्राई साइकिल पे बैठना है, या जो रहता है वॉकर रहता है उसमें बैठना, फिर साइकिल को पकड़ना, साइकिल को चलाना, बैलेंसिंग उसकी, एक पैर पे खड़े होने की भी कुछ सेकंड्स की जो बैलेंसिंग है वो उस समय आने लगती है। उस समय फिर वो करतब दिखाना शुरू कर देता है, तरह तरह के खेल, मूव्स टू म्यूज़िक, संगीत में भी उसकी रुचि यहाँ जागृत हो जाती है 2 साल में। कई बच्चों में तो आजकल इसके कारण अर्ली माइलस्टोन्स देखने को मिलते हैं। मोबाइल और टीवी के प्रयोग से जब बच्चे जल्दी इन चीज़ों को देखते हैं, कार्टून फिल्म्स हैं, इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ऐसे बच्चों में जिनमें विकास की कमी होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एक्सपोज़र की या ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है कि जिसमें टेलीविज़न के माध्यम से हम जो भी उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके द्वारा बच्चे के विकास में मदद करते हैं। पहले के बच्चों को जैसे कहानी सुनाई जाती थी, चित्रों के माध्यम से कुछ वो दिखाई जाती थी कहानी, तो वो जल्दी समझ लेते थे। लेकिन अब टेलीविज़न से और इससे इन बातों में काफ़ी समृद्धि हुई है। 4-5 साल की एज में फिर कूदना शुरू कर देता है, और कोई चीज़ को पकड़ना है, बॉल को दौड़ना है, बॉल को उछालना है, टो एंड हील के माध्यम से वो चल सकता है, पंजों के बल पे, एड़ी के बल पे। पहले शुरू में जब उसका पैर ज़मीन पे रखाता है तो ठीक प्रकार से पैरों की पकड़ नहीं बनती, इसलिए वो फिसलता है बेबी। तो 1 साल का बेबी बालः संवत्सरापन्ना पादाभ्याम यो न गच्छति, ऐसा एक स्लोगन आचार्य काश्यप ने कहा है कि 1 साल के बच्चे को चलना चाहिए, चलना उसको आना चाहिए। और जब वो चलना थोड़ा थोड़ा शुरू करता है, पकड़ पकड़ के चलना शुरू करता है, तब ही उसको अन्न देना है। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार भी वहाँ माइलस्टोन के हिसाब से उन्होंने 10 माह में अन्नप्राशन बताया, 6 माह में फलप्राशन और 10 मास में अन्नप्राशन संस्कार बताया गया है। हमारे आयुर्वेद में जो भी संस्कारों का डिस्क्रिप्शन है वो कहीं कहीं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ माइलस्टोन्स को इंडिकेट करता है कि किस मंथ में कौन सा संस्कार हुआ और किस तरह का डेवलपमेंट उसका हो रहा है। इसके आगे के माइलस्टोन्स में फिर वो बाईसाइकिल चलाना और रिदम के माध्यम से स्किपिंग करना है, जंपिंग करना है, स्केचेस करना है, ये सारी चीज़ें बेबी सीखता है। तो ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट थे। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग वैसे अपनी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मुख्य रूप से ये सोशल स्माइल एक बड़ा ख़ास तौर से ये प्री पीजी या पीएससी में एंट्रेंस वगैरह में भी पूछा जाता है, सोशल स्माइल बेबी को कब आती है। तो 3 महीने की एज में सोशल स्माइल इसमें शो किया गया है। एक्चुअली ये 2 महीने में है सोशल स्माइल, एट द एज ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंतर्गत। तो 3 महीने में फिर वो रिकग्निशन ऑफ मदर है, माँ को पहचानना बाद में सीखता है, सोशल स्माइल पहले आती है। एन्जॉयज प्लेइंग विद अदर पीपल एंड मे क्राई व्हेन प्लेइंग स्टॉप्स, जब खेलना रुक जाता है तो फिर वो रोना शुरू करता है। फिर कई अपनी ज़िद पूरी कराने के लिए, अपना जो भी उसको काम कराना है उसके लिए फिर वो इस तरह के हथकंडे अपनाना शुरू करता है। मिमिक्री करना हो गया, प्लेइंग विद मिरर इमेज हो गया, कांच के सामने जब उसका चेहरा आता है तो उसको लगता है कि कोई और व्यक्ति है ये। तो ये 6 महीने का माइलस्टोन है, ये भी सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। 7 मंथ में एन्जॉयज सोशल प्ले, इंटरेस्टेड इन मिरर इमेजेस, रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। फिर जहाँ उसकी कहीं प्रशंसा होती है, किसी इमिटेट करने के बाद या कोई चीज़ बताने के बाद जब कोई उसको अप्रिशिएट करता है तो बड़ा खुश होता है और उसको फिर रिपीट करता है। तो इस परिस्थिति में उसको जेंटली हमको सपोर्टिव रहना चाहिए और उसको विकसित होने के लिए एक अच्छी परिस्थिति देना चाहिए।
1 साल की एज तक आते-आते फिर वो स्ट्रेंजर्स से कैसा उसको व्यवहार करना है, थोड़ा-सा एंग्ज़ियस होना, शाई नेचर होना या कोई चीज़ छुपाना, फिर उसमें चतुराई, चालाकी भी आने लगती है कि कौन-सी चीज़ हमको दूसरे बच्चे को देना है, नहीं देना है, उसको अपनी समझ के उसको छुपा कर रखना है। ऐसी बातें फिर उसके अंदर आने लगती हैं। पेरेंट्स के साथ में उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। डर डर तो मनुष्य का पहला ही गुण है और फ़ियर अर्ली एज से लेके बड़ी एज तक भी रहता है फ़ियर, लेकिन इस समय थोड़ा ज़्यादा फ़ियरफुल होता है एट द एज ऑफ 1 ईयर। जो सिचुएशंस आती हैं उनसे अचानक उसको जो डिसीजन लेना पड़ता है, उस डिसीजन लेने में भी उसको परेशानी आती है। तो यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेना सीखता है। अंडरस्टैंडिंग इस एज में उसकी विकसित होती है। 1 साल की एज में अंडरस्टैंडिंग, समझ डेवलप होती है। कोई बात हम उसको कह रहे हैं तो उसको फॉलो करना आने लगता है। उसको धीरे-धीरे करके वो उसको फॉलो कर सकता है। फिर नेक्स्ट डे अगर हम उसको पूछेंगे कि भाई कल हमने क्या बताया था, तो वो अगले दिन उसको हमको बता सकता है, समझा सकता है। इस बीच में उससे हम कोई बात कहने के लिए भी कहते हैं कि कल जो घटना घटी हुई थी उसको बताओ, या धीरे-धीरे फिर जब वो स्कूल जाने लगता है, आज स्कूल में क्या हुआ, तो फिर वो एक स्टोरी के रूप में हमको सुनाने लगता है। और 2.5-3 साल की एज तक जब वो उसका किड्स स्कूल चालू हो जाता है, तब फिर वो एक स्टोरी के रूप में सब कुछ वृत्तांत जो है वो सुनाने लगता है। तो ये उसके डेवलपमेंट हो गए। तो ये चारों प्रकार के जो डेवलपमेंट थे, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन चारों डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी आयु का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी मैच्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा है, उसकी मतलब मैच्योरिटी कैसी है। इस तरह अंदाज़ा लगा के और हमको डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। डायग्नोसिस के आधार पे हम पीडियाट्रिक्स में ट्रीटमेंट में भी हेल्प ले सकते हैं। फिजिकल मेंटल ग्रोथ के अलावा इसी चैप्टर से रिलेटेड एंथ्रोपोमेट्री भी है, जिसमें शरीर की नाप-तोल है कि किस एज में बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, उसकी ऊंचाई लंबाई कितनी होना चाहिए, उसकी सिर की गोलाई कितनी होना चाहिए, हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस एंड मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, ये 5 चीज़ें एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत आती हैं। तो ये फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये तो अच्छा हो गया आज का।